जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दे रखी है उसके अंतर्गत आती है नहीं आती है। इस पूरे टॉपिक का प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है, हिस्ट्री में जो केसेस आए थे इसके रिगार्डिंग जिसमें ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि जुडिशरी को स्टेट के अंदर लाया जाए या नहीं लाया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या रही थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 12 की अगर देखते हैं तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर है, वो जितनी भी लोकल बॉडीज़ अथॉरिटीज़ हैं जो कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है, उन सबको किसके अंदर रखा गया, स्टेट के अंदर। तो एक्सप्लिसिटली जुडिशरी को कहीं पर भी आर्टिकल 12 में मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो थे B.R. अम्बेडकर, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो वो कहते थे कि उन्होंने कहा था इस डिबेट के अंदर जब आर्टिकल 12 को लागू किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जा रहा था, उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो बाउंडिंग नेचर की फॉर्म में है किसी भी अथॉरिटी के ऊपर, हर एक अथॉरिटी के ऊपर। और कैसी अथॉरिटी का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी बॉडी जिसके पास क्या है, पावर है, क्या बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, और उसको डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रखी है। तो जुडिशरी के पास तो हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुडिशरी है उसको स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए। ठीक है। अब प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करें तो ये जो जुडिशरी है वो अपने आप को स्टेट की डेफिनेशन में कब रखेगी, वो डिपेंड करता है उसके जुडिशियल और नॉन जुडिशियल फंक्शंस के ऊपर कि वो कौन सा रोल निभा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी, अगर नॉर्मल जुडिशियल डिसीजंस दे रही है तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। ये जो पूरा सिनेरियो है वो क्रिएट कैसे होता है, मतलब जुडिशरी को स्टेट के अंदर लाने की जिद क्यों चली हुई है ये हिस्ट्री से, ये इसलिए है क्योंकि अगर स्टेट मेरे फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करती है तो मेरे पास ये राइट है आर्टिकल 32 और 226 के जरिए कि मैं जा सकता हूँ कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ और मांग सकता हूँ क्या, अपनी रेमेडीज़ मांग सकता हूँ, कंपेंसेशन मांग सकता हूँ, किसके रिगार्डिंग, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट हुआ है, किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में। लेकिन सपोज कीजिए जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, जुडिशरी खुद इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दे सिटीजन ऑफ इंडिया के किसको, राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 141 इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉज बनाती है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग नेचर की फॉर्म में अलाउ करती है, और दे कैन नॉट क्वेश्चन ओवर द लॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को या एपेक्स कोर्ट जो है हमारी, उसको एक मोनार्क की तरीके से बना दिया कि उसने जो डिसीजन दे दिया दैट इज़ द फाइनल डिसीजन। ठीक है। अब बात करें हिस्ट्री में तो बूधन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस आया था 1995 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो एक्शन ऑफ जुडिशरी है उसको स्टेट के अंदर लाया जाएगा, लेकिन उसको क्या बना दिया गया, उसको भी सर्कमस्टेंशियल बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर केस के फैक्ट्स इसको अलाउ करते हैं कि जुडिशरी को लाया जाए स्टेट की डेफिनेशन के अंदर तो वो रखेंगे, और वो भी किसके डिस्क्रेशन के ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। अगर उनको लगेगा तो वो रख देंगे, अगर उनको नहीं लगेगा तो नहीं रखेंगे। ठीक है। फिर यही सेम इश्यू नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर भी चैलेंज हुआ था। तो ये पूरा जो इश्यू है इसको रिसेंटली एक केस था रिजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जिसके अंदर पिटिशनर ये आर्ग्यू करता है कि स्टेट को इंक्लूड किया जाए, स्टेट के अंदर जो इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स वो कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो जब स्टेट के तीनों ऑर्गन्स हैं जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो जुडिशरी को भी हमें स्टेट की डेफिनेशन के अंदर डाल देना चाहिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोर्ट अपनी जुडिशियल कैपेसिटी, मतलब अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर काम कर रही है तो उसको रिगार्डिंग स्टेट नहीं माना जाएगा, उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किया है तो उस एक्शन के ऊपर रिट ज्यूरिसडिक्शन लागू होगा, मतलब हम उसके खिलाफ रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसी केस के अंदर एक्स डेबिटो जस्टिसिया के करके एक टर्म था, उसको इजाद किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिसमें कहा गया एज ए मैटर ऑफ राइट। इसका मतलब है एज ए मैटर ऑफ राइट, मतलब अधिकार है ये हमारा, उसके जो उसने डिसीजंस दिए हैं उसको चैलेंज कर सकें। ठीक है।
अब हाई कोर्ट ने सपोज करो एक ऐसा डिसीजन दिया है जो मेरे को क्या है, मेरे को लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, तो मैं हायर कोर्ट में जा सकता हूँ, मतलब अपनी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ही ऐसा डिसीजन है जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, इंक्रोच करता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टर्म इजाद किया है एक्स डेबिटो जस्टिसिया करके, जिसके थ्रू हम लास्ट हियरिंग करवा सकते हैं, किसमें, कोर्ट के अंदर, बड़ी बेंच के लिए, ठीक है। अब बात करें इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी। इसकी रिकमेंडेशन रही है कि जुडिशरी को ऐड कर दिया जाए किसके अंदर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर। अब बात है कि जुडिशरी अपने पैर को बार बार क्यों खींचती है, अपने हाथ पैर को क्यों खींचती है बार बार डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर जाने से, क्यों, क्योंकि अगर डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर जुडिशरी आ जाती है तो उसके डिसीजंस को बार बार क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। उसके खिलाफ रिट पिटीशन जारी की जाएंगी, सरसरी जो रिट पिटीशन है उसको जारी करवा के हम लोग बार बार चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करता, और सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बना सकते हैं, जुडिशरी को पार्टी बना सकते हैं, और हम उस पे से कंपेंसेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और यही वो चाहता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एब्सोल्यूट पावर को इंजॉय करता है हमारे इंडिया के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।